एपिसोड 10। हेलो दोस्तों, आप सभी हमारे स्टोरी को डेली सुनते हो पर कोई भी ना तो कमेंट करते हो और ना ही लाइक। प्लीज दोस्तों हमारी मेहनत को अपने एक प्यारा सा कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। कहानी अब आगे। राजपूत हाउस। दिव्यांश अपने पापा के टोन को सुन बोला, ओके अगर आप लोगों को दरवाजा नहीं खोलना है तो कोई नहीं, मैं ही जाकर खोल लेता हूँ। वैसे भी आप लोगों को तो बस एक ही टॉपिक है बात करने के लिए जिसे सुन सुन मैं पक चुका हूँ। दिव्यांश इतना बोल दरवाजा खोलने चला गया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला समा ने रॉकी को देख एकदम अचंभित हो पूछा, हेलो बड़ी तू यहाँ पर? वो भी अचानक से, क्या बात है? आज तुझे मिस्टर दिव्यांश की कैसे याद आ गई? अरे नहीं यार दिवू, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बल्कि मैं तो कितने टाइम से तुमसे मिलना चाह रहा था पर मौका ही नहीं मिल पा रहा था। तुमने मिल पाने का, काम में इतना बिजी चल रहा था। पर आज मैंने सोच ही लिया कि चाहे कुछ भी हो मैं तुमसे मिलकर ही रहूंगा। वो दरअसल मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसीलिए मैं अभी ही आ गया। हाँ यार रॉकी, क्यों नहीं? चला जा अंदर, आकर कमरे में बात करते हैं। दिव्यांश के कहने पर रॉकी घर के अंदर आ जाता है और वो सुषमा को देख उसके पास जाते हुए उनके पैर छूते हुए बोलता है, प्रणाम दादी जी, कैसी है आप? अरे रॉकी बेटा, तुम खूब खुश रहो बेटा, आओ ना बैठो। आज यहाँ का रास्ता कैसे याद आ गया तुम्हें? वो दादी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो काम के चक्कर में बिजी रहता हूँ आजकल, तो बस इसीलिए कहीं आने जाने का वक्त ही नहीं मिल पाता है। वैसे सारिका कहीं दिख नहीं रही है, कहीं गई हुई है क्या? तभी आलोक जी बोल पड़ते हैं, नहीं बेटा, तुम तो जानते ही हो कि वो सुबह 10 बजे से पहले नहीं उठती है, बस अपनी नींद पूरा करने में लगी हुई है। देवू तुम रॉकी को अपने कमरे में ले जाओ, तब तक हम चाय नाश्ता भिजवाते हैं तुम्हारे कमरे में। ओके पापा, लेकिन हाँ नाश्ता वही लेकर आनी चाहिए। दिव्यांश के ऐसा कहने पर रॉकी उसकी कोई बात कुछ समझ नहीं पाया, इसीलिए पूछ लिया, ये किसकी बात कर रहे हो दिव्यांश? तुम कौन है? कोई स्पेशल है क्या जिसके हाथों से ही तुम्हें अब चाहिए? थोड़ा मस्ती करते हुए रॉकी बोला, लेकिन उसके बातों के जवाब में दिव्यांश रूडली बोला, हम मैं उसके हाथों का चाय पीऊंगा। तुम भी ना रॉकी, तुम क्या मुझे जानते नहीं हो? वो मैं नौकरानी की बात कर रहा था। ओके यार सॉरी, वो मुझे लगा बस ऐसे ही, अब चल। दिव्यांश का कमरा। दिव्यांश रॉकी को लेकर अपने कमरे में आते हुए बोला, रॉकी तू कुछ इम्पोर्टेंट बात करने की बात कर रहा था, सब ओके तो है ना? बता क्या बात है? वो दिवू, मुझे तुमसे सूरज के बारे में बात करनी है। जैसे ही रॉकी सूरज के बारे में बात करता है, दिव्यांश एकदम से हड़बड़ा जाता है और उसकी तरफ अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर देखने लग जाता है। उसे ऐसे देखते हुए देख रॉकी उससे कहता है, अरे यार दिवू, तू मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? मैं जानता हूँ कि तू सूरज का नाम सुन हैरान है, पर रिलैक्स हो जा और पहले मेरी पूरी बात सुन ले। लेकिन दिव्यांश गुस्से से बोला, वैसे रॉकी तुझे पता है कि इस वक्त वो है कहाँ? मुझे फंसा खुद एकदम से गायब हो गया है। मुझे ना ही एक बार कॉल किया है और ना ही मुझसे मिलने आया है। मैं उससे बहुत गुस्सा हूँ, अरे ऐसा कोई करता है भला? दिव्यांश को गुस्से में देख रॉकी थोड़ा गंभीर ही बोला, बस तुम्हारे इसी गुस्से की वजह से वो ना तो तुम्हें कॉल कर पा रहा है और ना ही तुम्हारे सामने आने की हिम्मत जुटा पा रहा है। सूरज को पता है कि इस वक्त तुम उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो, वैसे वो कुछ वक्त से मेरे साथ ही रह रहा है। क्या तुम्हारे साथ? दिव्यांश एकदम हैरान हो बोल पड़ा, हाँ देवू, वो दरअसल जब स्टेशन से वापस लौटा था तो उसकी मुलाकात मुझसे हो गई थी। मैंने उसे कुछ परेशान देखा तो उससे बात करने की कोशिश करी, तब जाकर मुझे सारी बात का पता चला। इसीलिए मैंने उसे अभी अपने घर पर ही रोक लिया है। वो बहुत सेठ रहता है, तुम्हारी वजह से। प्लीज उसे माफ कर दो यार। कैसे माफ कर दूं उसे रॉकी? वो मुझे सिर्फ एक बार धोखा देता तो मैं माफ भी कर देता, लेकिन उसने मुझे 2 बार धोखा दिया है, ऊपर से मुझसे अभी तक मिला भी नहीं है। दिवू, वो तुमसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की है, पर सिर्फ तुम्हारे गुस्से की वजह से सोचकर हर रह जाता है। अगर तुम एक बार खुद उससे बात कर लो तो शायद उसके हिम्मत में थोड़ा बढ़ोतरी होगी। रॉकी की बात जैसे ही पूरी हुई और दिव्यांश उसे कुछ बोलता उससे पहले ही नित्या कमरे के दरवाजे पर हाथ में ट्रे लिए अपनी नजरें नीचे किए बस इतना ही बोलती है, ये रही आपकी कॉफी और नाश्ता। नित्या की आवाज सुनते ही रॉकी जैसे ही उसके तरफ देखा उसके मुंह से खुद ब खुद निकल गया, वाओ क्या ब्यूटीफुल गर्ल है। क्या बात है यार दिव्यांश, तेरी नौकरानी तो मस्त लग रही है। अगर तुझे कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक रात के लिए इसे मेरे घर भेज देना, मुझे सर्विस देने के लिए। कल सुबह भेज दूंगा तेरी नौकरानी। ओ सॉरी, सिर्फ नौकरानी नहीं, हॉट एंड मस्त नौकरानी को। हम क्या कहता है? ये सारी बात सुन दिव्यांश एकदम हैरान था और वो रॉकी की तरफ एकदम घूर कर देखे जा रहा था। यार देवू, तू मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? आखिर मैंने ऐसा क्या बोल दिया? तेरी नौकरानी ही है ना, तो बस एक रात के लिए मांगी है फिर तो भेज ही दूंगा।
रॉकी की इतनी ज्यादा घटिया बातें नित्या से अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए वो जल्दी से ट्रे को वही टेबल पर रख दौड़ते हुए भाग गई। उसके जाते ही दिव्यांश गुस्से से रॉकी की शर्ट के कॉलर को पकड़ कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे ही घर में आके उसके लिए इतनी घटिया बात कर रहा है, तुझे बोलने में भी शर्म नहीं आई। दिव्यांश की बातों और हरकतों से रॉकी को भी गुस्सा आ गया और वो गुस्से में अपने कॉलर को छुड़ाते हुए बोला, तू अपनी लिमिट भूल रहा है दिव्यांश, तू मेरा कॉलर ऐसे नहीं पकड़ सकता है। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया, वो तेरी पत्नी थोड़ी ना है जो तुझे मेरी बातों का इतना तेख लग गया और बड़ा गुस्सा आ रहा है इस नौकरानी के बारे में ये सब सुन के। वैसे तू भी तो सारी लड़कियों को इसी नजर से देखता है ना, तो फिर अब क्या हो गया? ओ अच्छा, तो अभी तक शायद तू इसके साथ वो सब। रॉकी इतना बोला ही था कि तभी दिव्यांश एक जोरदार घुसा रॉकी के गाल पर मारते हुए उसे जमीन पर गिरा देता है और फिर जमीन पर खुद बैठ कहता है, खबरदार जो उसके लिए तुमने इतनी घटिया बातें दोबारा करी, अगर अपनी सलामती चाहता है तो अभी इसी वक्त निकल जा यहाँ से, वरना मैं भी नहीं जानता कि मैं तेरे साथ क्या कर बैठूंगा। चल निकल। हाँ हाँ जाता हूँ, वैसे भी मुझे भी यहाँ पर रुकने का कोई शौक नहीं है। बड़ा गुस्सा आ रहा है ये सब सुनकर, खुद तो वही करता है और मुझे समझा रहा है। और हाँ, इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तू जो ये आजकल नेहा के पीछे घूम रहा है ना, मैं सब जानता हूँ कि किस नियत से घूम रहा है। एक को घर में रखे हुए है और बाकियों को बाहर से ढूंढता रहता है। तू तो मुझसे भी ज्यादा घटिया इंसान है। रॉकी बहुत कुछ दिव्यांश को सुनाकर चला गया। उसके जाते ही दिव्यांश खुद के हाथ को ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर दे मारता है और गुस्से से खुद में कहता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई नित्या के बारे में इतनी घटिया बातें बोलने की, जी तो कर रहा था उसकी जुबान ही खींच लूं। दिव्यांश की बात बाहर खड़े सुषमा सुन लेती है और जब वो रॉकी के साथ हाथापाई कर रहा होता है तब भी सुषमा बाहर से छिपकर देख रही होती है। पर वो कमरे में दिव्यांश को लड़ने से रोकने नहीं आती है, बस बाहर खड़ी देखती रहती है और फिर कुछ देर बाद वहां से सीधे अपने कमरे में चली जाती है। पंडित भवन। जाह्नवी की तबीयत कुछ खराब हो जाती है जिस वजह से वो कई दिनों से बीमार पड़ी होती है। जाह्नवी को बीमार देख उसकी मां दुलारी को बहुत तकलीफ हो रही होती है, लेकिन बाकियों को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है उसके बीमार होने से। दुलारी से जितना बन पड़ता है वो जाह्नवी का ख्याल रखती है और समय समय पर उसकी दवाई भी उसे खिलाती रहती है। पर जो दवाई जाह्नवी खा रही होती है उससे इसके तबीयत में कोई सुधार देखने को नहीं मिलता है, बल्कि उसकी तबीयत दिन ब दिन और ज्यादा खराब ही होती जाती है और वो काफी कमजोर और सुस्त पड़ जाती है। तभी दुलारी पंडित जी के पास जा कहती है, सुनिए ना जी, जाह्नवी कितने दिन से बीमार है। बच्ची ना तो कुछ ढंग से खाती है और ना ही उसकी कमजोरी ही खत्म हो रही है। हम एक बार उसे सरकारी अस्पताल में दिखा क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये दवाई से जाह्नवी की तबीयत ठीक हो पाएगी। सुगंधा जो वहीं पर बैठी हुई थी, दुलारी की बात सुन बोली, अच्छा तो तुम क्या डॉक्टर हो जो तुम्हें पता है कि ये दवाई से जाह्नवी ठीक नहीं हो सकती है? अरे वैद्य जी ने कहा है ना कि जाह्नवी ठीक हो जाएगी, तो फिर तुम काहे इतना परेशान हुई पड़ी हो? सुगंधा झट से अपनी हुक्म चला दी, लेकिन आज पंडित जी को अपनी जीजी की नहीं बल्कि दुलारी की बात सही लग रही थी, इसीलिए वो बीच में बोल पड़े, नहीं जीजी, आज हमें भी लगता है कि शायद जाह्नवी की तबीयत इन दवाइयों से सही नहीं होने वाली है। अरे लगभग 1 महीने से वैद्य जी उसे दवाई दे रहे हैं, पर उसकी हालत में सुधार की जगह बिगड़ती ही जा रही है। पर बबुआ तुम तो, नहीं जीजी, हमें एक बार जाह्नवी को सरकारी अस्पताल में दिखा देनी चाहिए। हो सकता है वो वहां पर के इलाज से सही हो जाए। वैसे भी इतने दिन से बुखार का रह रह कर आना सही भी तो नहीं है ना। भगवान ना करे कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाए तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। दुलारी जी, जी बोलिए, हम जाह्नवी को सरकारी अस्पताल लेकर चलेंगे, आप जाने की तैयारी कर लीजिए। हम थोड़ी देर में मंदिर से वापस लौट अस्पताल के लिए निकलेंगे। जी ठीक है। दुलारी को थोड़ी राहत मिली अपनी बेटी की तबीयत को ठीक करने के खुलते रास्ते को देखकर, लेकिन सुगंधा के मन में तो मानो जैसे एक अलग ही लहर दौड़ रही थी। वो अपने मन में बोले जा रही थी। ये सब सुनकर सुगंधा जी खुद में बोली, आज इतने सालों में पहली बार बबुआ ने हमारी बात को ना ही मानी है और हमारी बात पर सवाल उठा दिया। ये सब इस बहुरिया की वजह से हुआ है। इसे लगता है कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई है हमसे बात करने की। इसे हमें समझाना पड़ेगा कि इस घर का हर फैसला हम ही लेते हैं, तो खुद को इस घर की महारानी समझने की सोचे भी नहीं। दिव्यांश का बंगला। नित्या गेस्ट रूम में दौड़कर चली गई और बेड पर जा बैठ अपने आंखों से आंसू बहाने लगी, लेकिन वो अपनी आवाज को एकदम रोके हुए थी ताकि किसी को उसकी रोने की आवाज सुनाई ना पड़े। इधर दिव्यांश अपने हाथ को जख्मी किए बेड पर गुस्से से बैठा हुआ था और खुद में बोले जा रहा था, उस रॉकी की इतनी हिम्मत कि वो नित्या को एक रात के लिए अपने घर पर बुलाएगा। भले ही वो मेरा दोस्त है, लेकिन उसे कोई हक नहीं है नित्या के बारे में ऐसा बोलने का। इधर सुषमा अपने कमरे में काफी देर से इधर से उधर चक्कर लगाए जा रही थी और कुछ गंभीर सोच में डूबी हुई थी।
उनके कमरे का दरवाजा चूंकि खुला हुआ था, इसीलिए आलोक जब कमरे की तरफ से जा रहा था तो अपनी माँ को ऐसे किसी सोच में डूबे इधर से उधर चक्कर लगाते देख खुद में बोला, अरे ये माँ को क्या हो गया है, ये इस तरह क्या सोचे जा रही है जिसकी वजह से ये पूरी तरह सोच में डूबी हुई है। माँ आप कब से इस तरह से चले जा रही है, मैं देख रहा हूँ आप किसी गंभीर सोच में डूबी हुई है, क्या बात है माँ बताइए ना। मैं कुछ सोच रही हूँ मुन्ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जो सोच रही हूँ वो सही है या फिर मेरे आंखों का सिर्फ धोखा। ऐसा क्या सोच रही है आप जो आप इतने परेशान में है, बताइए मुझे, मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ। मुन्ना आज जब मैं नित्या के पास गई थी तो मुझे पता चला कि हमारे दिवू में उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। ये बात जान मैं बहुत गुस्सा हुई और मैं दिवू से बात करने जब गई तो मैं बाहर से ही उसकी और रॉकी के बीच की बातें सुन थोड़ा हैरान हूँ। क्या माँ सच में दिवू ने नित्या बेटी के साथ? मैं उससे अभी बात करता हूँ, वो ऐसा कैसे कर सकता है? इतना बोल आलोक गुस्से से कमरे से बाहर जाने लगता है, तभी पीछे से सुषमा बोलती है, एक मिनट मुन्ना, तुम दिवू से बात नहीं करोगे और ना ही उसके पास जाओगे। सुषमा के एकदम ऊंचे आवाज में बोलने पर आलोक वही रुक जाता है और उनकी तरफ देखते हुए बोलता है, माँ पर आप मुझे रोक क्यों रही है? देवू ने इतना गलत किया है नित्या बच्ची के साथ, उसके बाद भी आप मुझे उससे बात करने से रोक रही है। पहले मैं भी उससे बात करने वाली थी मुन्ना, पर जब से मैंने उसे वो सब कहते सुना है तब से उसकी बातों ने मुझे सोच में डाल दिया है। माँ आखिर ऐसा क्या कह दिया है देवू ने जिसके बाद से आप एकदम से उसके बड़े में सोचने में मजबूर कर दिया है? बताइए मुझे माँ, मैं आपकी बात कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इतना तो समझ आ रहा है मुझे कि जरूर कोई ऐसी बात है जिसे सुनने के बाद ही आप मुझे उसके पास जाने से रोक रही है। लेकिन वो क्या बात है प्लीज ये बताइए, मैं कब से परेशान हो रहा हूँ ये सोच सोच कर। आलोक की इतनी बड़ी बेचैनी देखकर सुषमा उससे कहती है, मैं सब बताती हूँ तुम्हें मुन्ना, लेकिन उससे पहले तू कमरे का दरवाजा जाकर बंद करके आ। सुषमा के कहने पर आलोक जल्दी से जाकर कमरे का दरवाजा लगा देता है और फिर अपनी माँ की तरफ एकदम गौर से देखने लग जाता है। उसे देख सुषमा उससे कहती है, सुषमा के रोकने पर आलोक रुक तो गए पर उनके दिमाग में वो बातें जानने की इच्छा होने लगी जिस वजह से उनकी माँ उन्हें रोक दिए और इसीलिए वो अपनी माँ के पास जाते हुए एकदम गंभीर आवाज में पूछे, माँ अगर आपने मुझे उससे बात करने के लिए जाने के रोका है तो जरूर कोई ऐसी बात होगी जो आप जानती है, प्लीज मुझे भी बताइए ना माँ क्या बात है। हाँ मुन्ना, बात तो सच में कुछ है। दरअसल आज जब रॉकी दिवू के कमरे में गया था और उन दोनों के लिए नाश्ता ले नित्या वहां पहुंची तो रॉकी नित्या को देख बहुत ही गंदी बातें करने लगा। यहाँ तक कि उसने दिवू से कहा कि वो एक रात के लिए नित्या को उसके घर पर भेज दे, अगली सुबह वो उसे यहाँ छोड़ जाएगा। सुषमा की यहाँ तक की बात सुन आलोक का खून खोल उठा और वो गुस्से से बोला, बस माँ आ गया, अब मैं और कुछ भी नहीं सुन सकता हूँ। मेरा बेटा तो खराब था ही, मुझे नहीं पता था कि वो रॉकी की नीयत भी इतनी ही गंदी होगी। छिह, उसे तो मैं अभी जाकर बताता हूँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू के बारे में इतनी घटिया सोचने की। आलोक से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था नित्या की इतनी ज्यादा बेइज्जती, इसीलिए वो जाने लगा लेकिन तभी सुषमा पीछे से बोल पड़ी, उसकी कोई जरूरत नहीं है मुन्ना, देवू ने रॉकी को अच्छे से समझा दिया है। जैसे ही आलोक ने ये बात सुनी वो हैरान रह गया और हैरानी भरे नजरों से अपनी माँ की ओर देखने लगा। दोपहर का समय, सारिका अभी तक कॉलेज से आई नहीं थी और बाकी के लोग भी अपने अपने कमरे में ही थे, लेकिन नित्या किचन में सबके लिए खाना बना रही थी। तभी उसे एक आवाज आई जो दिव्यांश उसे दे रहा था। उसकी आवाज सुनते ही नित्या झट से किचन से बाहर निकल हॉल में आ ऊपर देखते हुए पूछती है, क्या हुआ आपको? तभी जिस पर दिव्यांश बोल पड़ा, मेरे लिए एक कप कॉफी बना कर ले आओ। पर इस वक्त अभी तो दोपहर का समय हो गया है मिस्टर दिव्यांश, आप खाना खा लीजिए। नित्या अपने हिसाब से बोली, लेकिन दिव्यांश जरा गुस्से में ही उससे बोल पड़ा, मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है ना कि तुमसे सलाह मांगी है, मैंने जो कहा चुपचाप वो करो, वैसे ही मेरा मूड खराब है। ये बोल दिव्यांश वापस से अपने कमरे के अंदर चला जाता है और नित्या एक मिनट वही खड़ी रह मन ही मन बोलती है, आज क्या हो गया है इन बदतमीज नवाब को, आज इनका मूड ऑफ है वो भी मुझे छोड़ किसी और वजह से। अजीब इंसान है ये भी, इन्हें कोई समझ नहीं सकता। मुझे क्या चुपचाप जाकर कॉफी दे आती हूँ वरना पता नहीं अब क्या कर बैठेगी मेरे साथ, इज्जत तो मुझे मिली नहीं इनसे। नित्या ये सोचकर वापस किचन में जाकर जल्दी से कॉफी बनाने लगी। कॉफी बनाने के बाद वो ट्रे में उसे ले दिव्यांश के कमरे की तरफ चल दी। जब वो कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो वो वही खड़े हो अपनी नजरें इधर से उधर दौड़ाए दिव्यांश को ढूंढ रही थी, पर उसे कमरे में दिव्यांश कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कमरे में दिव्यांश को ना देखकर नित्या खुद में बोली, अब ये चले कहाँ गए? पहले खुद गुस्से में कॉफी बनाने के लिए बोल दिए और अब कमरे में दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। शायद मुझे परेशान करने में इन्हें बहुत मजा आता है।
नित्या मायूसी सा चेहरा लिए वहां से जाने के लिए अभी मुड़ी ही थी कि तभी उसे दिव्यांश के करहाने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही वो वापस कमरे की तरफ मुड़ गई। और जैसे ही उसने बाथरूम से दिव्यांश को शर्टलेस निकलते हुए देखी, वो झट से अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। पर एकाएक उसके दिमाग में कोई बात याद आ जाती है और वो अपनी नजरें ऊपर कर दिव्यांश के हाथ को देखने लगती है। अरे ये क्या, इनके हाथ में इतनी गहरी जख्म कैसे हो गई? अभी तक कुछ देर पहले बिल्कुल ठीक थी। शायद इसी दर्द की वजह से ये कराह रहे होंगे, पर इन्होंने अभी तक इस पर कोई मरहम पट्टी क्यों नहीं बांधी है? अगर ये घाव ऐसे ही रही तो इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। ये बोल नित्या जल्दी से बिना दिव्यांश से पूछे उसके कमरे के अंदर चली गई और जाकर सीधे टेबल पर ट्रे रख दिव्यांश के कबर्ड में जो फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ था उसे निकाल उसके पास जाते हुए बोली, आप जल्दी से यहाँ पर बैठिए, मैं आपके जख्म पर पट्टी बांध देती हूँ, वरना ये चोट में इन्फेक्शन होने का खतरा है। नित्या ये बोल दिव्यांश का हाथ पकड़ उसे बेड पर बिठाने लगी। उसको ऐसा करते देख एक पल को तो दिव्यांश उसे बस देखता ही रह गया, और फिर अगले ही पल एकदम गुस्से से उसके हाथों से अपने हाथों को छुड़ाते हुए बोला, वैसे भी ये चोट मेरे हाथों में लगी है ना कि तुम्हारे। मेरी मर्जी है कि मैं इस पर पट्टी करूं या फिर नहीं, और तुम किसकी इजाजत से मेरे कमरे में घुसी हो? शायद तुम भूल रही हो कि तुम इस घर की नौकरानी हो ना कि मेरी पत्नी, तो अपनी औकात मत भूलो और निकलो यहाँ से। दिव्यांश अभी भी नित्या को उतना ही सुना दिया बिना उसके किसी गलती के, लेकिन अभी नित्या उसकी बात को इग्नोर कर चुपचाप उसका हाथ पकड़ी और जल्दी से दवाई का बॉक्स खोल उससे एक ट्यूब निकाल दिव्यांश के हाथ पर हल्के से लगाने लगी। तुम्हें मेरी बात क्या समझ में नहीं आई? मैंने अभी क्या बोला और तुम मेरे बातों को काट अपनी मर्जी चला रही हो? दिव्यांश नित्या को डांटे जा रहा था और नित्या भी चुपचाप बिना उसके किसी भी डांट का कोई रिप्लाई दिए उसके हाथों में अच्छे से पट्टी बांध रही थी। जब पट्टी बांधा हो गया तब नित्या खड़ी होते हुए धीरे से बोली, मैं आपके मना करने पर भी आपके कमरे में आई, उसके लिए सॉरी, लेकिन आपकी जख्म ज्यादा थी इसीलिए मुझे इस पर पट्टी करनी पड़ी, वरना इसमें इन्फेक्शन हो जाता। आपकी कॉफी वहाँ टेबल पर रख दी हूँ, आप ले लीजिएगा। नित्या ये बात बड़े ही शांत भाव से बोल जाने लगी। दिव्यांश बस उसकी बातें सुनता ही रह गया था। तभी अचानक से नित्या का पैर उसकी साड़ी में फंस गई और वो धड़ाम से दिव्यांश पर जा गिरी। अचानक उसके गिरने की वजह से दिव्यांश भी अपना बैलेंस खो बैठा और बेड पर गिर गया। बेड पर दिव्यांश और उसके ऊपर नित्या। उसके खुले बाल बार बार उसके होठों को छू रहे थे। आंखों में काजल लगी। आज से पहले दिव्यांश ने कभी भी नित्या का चेहरा इतने गौर से नहीं देखा था जिस तरह वो आज उसे देखे जा रहा था। उसका गुस्सा कब गायब हो गया उसे इस बात का भी ख्याल नहीं था। बस बिना पलके झपकाए बस नित्या के चेहरे को अपनी आंखें बड़े बड़े कर देखे जा रहा था। चूंकि दिव्यांश अभी शर्टलेस था और उसके ऊपर नित्या थी, उससे उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। ऊपर से उसे अड़ा भी लग रहा था कि अब कहीं इस वजह से उसे कोई नई सजा ना मिल जाए, इसीलिए वो जल्दी से उसके सीने पर से उठने की कोशिश करती हुई बोली, सॉरी सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। पता नहीं मेरा पैर कैसे साड़ी में फंस गया, पर मैं सच बता रही हूँ, मैंने ये जानकर नहीं किया है। मैं अभी हत्ती हूँ। नित्या डरते डरते बरबराए जा रही थी और उठने की कोशिश किए जा रही थी, पर उसके गले का मंगलसूत्र दिव्यांश के गले के चैन में जा उलझ गए थे। इस वजह से वो बार बार उठने के बावजूद भी वापस उसके ऊपर गिर जाती थी। एक दो बार ऐसा होने पर नित्या काफी अड़ गई थी और मन ही मन खुद से बोल रही थी, हे भोलेनाथ, ये आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आज ये बदतमीज नवाब मुझे नहीं छोड़ेगा। पहले से ही इतना गुस्से में है, ऊपर से मैं इस पर गिर गई हूँ, अब ज्यादा सजा मिलेगी मुझे पता नहीं। बस जो भी हो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, तब जाकर चैन मिलेगी मुझे। नित्या बार बार कोशिश किए जा रही थी पर वो बार बार वापस से गिर ही जाती थी। तब अचानक से दिव्यांश नित्या की कमर पर अपना हाथ रखते हुए एक बार में बोला, अगर तुम इसी तरह मुझ पर बार बार गिरोगी तो मेरा दम निकल जाएगा। इससे अच्छा ये है कि मैं ये चेन ही उतार देता हूँ, तुम ये चेन ले जाओ, पर मुझ पर से हटो, कब से इरिटेट किए जा रही हो? दिव्यांश ये सब बातें एकदम आराम से बोला। उसके मुंह से पहली बार अपने लिए इतने शांत तरीके से बात सुनकर नित्या को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि क्या सच में उसके आंखों के सामने दिव्यांश ही है जो उसके साथ इतनी बदतमीजी से बर्ताव करता है। सुषमा का कमरा। सुषमा आलोक को बताती है, आज जब मैंने दिवू और रॉकी के बीच की बात सुनी, जिसमें रॉकी दिवू से नित्या को देख बोल रहा था कि वो उसे एक रात के लिए उसके पास भेज दे, ये बात सुनते ही दिवू रॉकी पर हाथ उठा दिया और उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ते हुए बोला, वो इतनी घटिया बात कैसे बोल सकता है नित्या के बारे में? अब अगर वो उसके आंखों के सामने दिखा तो दिवू उसे छोड़ेगा नहीं। सुषमा इतना बात बोल एक गहरी सांस ले रुक गई। उसकी बातों को सुनने के बाद आलोक के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और वो थोड़ा मुस्कुराते हुए अपनी माँ से बोला, इसका मतलब माँ आप ये कहना चाहती है कि धीरे धीरे ही सही पर हमारा प्लान काम कर रहा है। इसका मतलब कि हमने जो दिवू को सही रास्ते और लाने के लिए उसकी शादी करवाई थी वो काम कर रही है। हाँ मुन्ना, आज के दिवू को देखकर मुझे भी ऐसा ही लगा।
नहीं तो तुम ही सोचो ना, जो लड़का खुद नित्या के साथ इतना बुरी तरीके से बात करता है, उसके साथ जबरदस्ती करता है, लेकिन जब उसका दोस्त उसके बारे में ऐसी कोई बात करता है तो उसे सुनने भर से उसका खून खोल उठा। आखिर में ये सब क्या है? मुझे तो लगता है कि तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम कल अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत और सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी द वेडिंग।